नमस्ते प्यारे साथियों, मैं आपका प्यारा साथी अखिलेश यादव। मैं आप सभी का इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पर फिर से एक बार स्वागत करता हूं। तो साथियों, इस क्लास में हम करने वाले हैं टारगेट T20 सीरीज का जीएस प्रैक्टिस सेट नंबर 8। यानी कि इससे पहले हम जीएस के 7 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी कर चुके हैं, जो कि आपको अकेडमी विद अखिलेश यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेंगे। और इन सभी क्लासेस की पीडीएफ आपको अकेडमी विद अखिलेश नाम से एक टेलीग्राम चैनल है, जिसको आप ज्वाइन कर लेंगे और आपको सभी क्लासेस की पीडीएफ मिल जाएगी। तो साथियों, बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी क्लास को शुरू करेंगे। और जिस भी साथी ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें, जिससे कि आपको सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन टाइम के साथ मिलती रहे। तो साथियों, हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। यानी क्लास का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन युग्म सुमिलित है? यानी कि इनमें से कौन सा मिलान है जो सही है? ऑप्शन नंबर ए है चतुर्थ बौद्ध परिषद राजगृह। ऑप्शन नंबर बी है द्वितीय बौद्ध परिषद विराटनगर। ऑप्शन नंबर सी है प्रथम बौद्ध परिषद कश्मीर। ऑप्शन नंबर डी है तृतीय बौद्ध परिषद पाटलिपुत्र। तो सभी साथी बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। यानी हमारा हमसे पूछा गया है इनमें से कौन सा युग्म है जो सही मेल है या सही सुमिलित है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, इन तृतीय बौद्ध परिषद जो थी वो कहां से संबंधित थी? वो पाटलिपुत्र से, जिसे वर्तमान में किस नाम से जाना जाता था? पाटलिपुत्र को तो पटना के नाम से। किसके नाम से जाना जाता है? पाटलिपुत्र को वर्तमान में पटना के नाम से जाना जाता है। यानी कि पाटलिपुत्र का जो नामकरण, यानी कि जो पाटलिपुत्र से पटना किया, वो किसने किया था? तो शेरशाह सूरी के द्वारा। किसके द्वारा? शेरशाह सूरी के द्वारा। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, यानी सुमिलित जो होगा, तृतीय बौद्ध परिषद वो कहां से थी संबंधित? वो थी पाटलिपुत्र थे। यहां से मतलब कुछ बौद्ध संगति दे रखी है, जो कि इनका स्थान दे रखा है, और बौद्ध संगति इनके शासन, किसके शासनकाल में हुई है और किसकी अध्यक्षता में हुई है और किस टाइम पर हुई है, यहां पर दे रखा है। तो हम देखेंगे प्रथम बौद्ध संगति कहां पर हुई थी? तो राजगृह में हुई थी। शासनकाल किसका था? तब था शासनकाल अजातशत्रु का। और अध्यक्षता किसकी थी? तो महाकश्यप की। किसकी? महाकश्यप थी। और इसकी अवधि कभी, मतलब इसकी जो टाइम था वो 483 ईसा पूर्व में। कब हुई थी ये प्रथम बौद्ध संगति? वो हुई थी 483 ईसा पूर्व में। द्वितीय है वैशाली में, इसका स्थान कहां है? द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी, उसका मतलब वैशाली में। उसके बाद इसका शासनकाल किसका था? तो इस समय पर कालाशोक का शासनकाल था, लेकिन अध्यक्षता किसकी थी? तो सावक मीर की। किसकी? शुभुकामी या सावक मीर की। ये कब हुई थी? दूसरी जो बौद्ध संगति थी वो 383 ईसा पूर्व में। क्या? 383 बीसी में या ईसा पूर्व में। उसके बाद है तृतीय बौद्ध संगति। कब हुई थी? वो हुई थी 250 ईसा पूर्व में। और कहां पर? तो पाटलिपुत्र में, जो वर्तमान में पटना के नाम से जाना जाता है। शासनकाल किसका था तब था शासनकाल अशोक का। किसका था? अशोक का। और अध्यक्षता किसकी थी? अब किसकी थी? किसकी थी? मोगलिपु तिस्त। किसकी? मोगलिपु तिस्त। यानी कि इसका जो अवधि थी वो कब थी? 250 ईसा पूर्व। उसके बाद चतुर्थ बौद्ध संगति कहां पर हुई है? कुंडल वन में। कहां पर? कुंडल वन में। जब शासनकाल किसका था? तो कनिष्क का शासनकाल था। और मतलब अध्यक्षता वो किसकी में हुई थी? तो वो वसुमित्र की। किसकी अध्यक्षता में हुई थी? वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई थी, लगभग ईसा की प्रथम शताब्दी में। कब हुई थी इसकी जो, मतलब जो बौद्ध संगति चतुर्थ थी वो कब हुई थी? तो लगभग ईसा की प्रथम शताब्दी में। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट है अष्टांगिक मार्ग या 8 प्रकार के पथ का तत्वज्ञान निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है या था? ऑप्शन नंबर ए है शंकराचार्य। ऑप्शन नंबर बी है गौतम बुद्ध। ऑप्शन नंबर सी है रामानुज। ऑप्शन नंबर डी है महावीर स्वामी। तो सभी साथी बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। अष्टांगिक मार्ग 8 प्रकार के पथ का
तत्व ज्ञान निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किसके द्वारा? गौतम बुद्ध के द्वारा। किसके द्वारा? गौतम बुद्ध के द्वारा, यानी कि बी ऑप्शन जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गौतम बुद्ध ने एक मध्यम मार्ग, अष्टांगिक मार्ग का परिचय दिया। किसका परिचय दिया? अष्टांगिक मार्ग का परिचय दिया। वो किसने दिया था? तो गौतम बुद्ध ने। किसने? महात्मा गौतम बुद्ध ने दिया था। 4 आर्य सत्य। अष्टांगिक मार्ग शब्द का अर्थ महानता है तथा आमतौर पर यह 8 गुना आर्य पथ के फलस्वरूप प्रतिपादित किया जाता है। किसके फलस्वरूप प्रतिपादित किया जाता है? तो 8 गुना आर्य पथ के फलस्वरूप प्रतिपादित किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट है बुद्ध को निम्न में से किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? यानी महात्मा जो बुद्ध थे यानी गौतम बुद्ध थे, उनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो कहां पर हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर बताएंगे सभी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है कुशीनगर में। कुशीनगर में तो इनको जो इनकी मृत्यु हुई थी। उसके बाद है बी लुम्बिनी में। ऑप्शन नंबर सी है सारनाथ में। सारनाथ में इन्होंने क्या दिया था? तो अपना प्रथम उपदेश दिया था। क्या दिया था? जिसे धर्म चक्र किसके नाम से आया था? धर्म चक्र प्रवर्तक के नाम से। उसके बाद है डी ऑप्शन धर्म चक्र प्रमाण के नाम से। उसके बाद डी ऑप्शन है बोध गया। तो सभी साथी बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बुद्ध को निम्न में से किस स्थान पर ज्ञान प्राप्ति यानी कि नॉलेज की प्राप्ति हुई थी वो कहां पर हुई थी? तो बोध गया में। यानी कहां पर? ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहां पर? बोध गया। बोध गया में ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। सारनाथ कहां पर है? ये है काशी में। कहां? वाराणसी में। इस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। यानी कि जो प्रथम उपदेश जो दिया था महात्मा गौतम बुद्ध ने सारनाथ में, उसे किस नाम से जाना जाता है? तो धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी कपिलवस्तु नेपाल में हुआ था। कहां पर हुआ था? लुम्बिनी कपिलवस्तु नेपाल में हुआ था। गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? यानी गौतम बुद्ध की मृत्यु क्या कहा गया है? महापरिनिर्वाण कब हुई थी? ये 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुई थी। कहां पर हुई थी? कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुई थी। और कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में। और जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट है बौद्ध धर्म में अभय मुद्रा का क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए है बुराई से बचाव। ऑप्शन नंबर बी है निर्भीकता। ऑप्शन नंबर सी है ज्ञानोदय। ऑप्शन नंबर डी है उपदेश। तो सभी साथी बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। यानी कि जो बौद्ध धर्म में अभय मुद्रा का अर्थ क्या था? तो वो था निर्भीकता। यानी कि बी ऑप्शन जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निर्भीकता। बौद्ध धर्म में अभय मुद्रा का अर्थ क्या था? निर्भीकता है। अभय मुद्रा सबसे प्राचीन मुद्राओं में से एक है। अभय मुद्रा सुरक्षा की भावना को प्रदर्शित करती है। अभय मुद्रा में दाहिने हस्त को ऊपर की ओर करके हथेली बाहर की ओर इंगित की जाती है। किसकी तरफ इंगित की जाती है? तो हथेली है बाहर की ओर इंगित की जाती है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट है विनय और सूत्र पिटक इनमें से किसकी शिक्षाओं का संकलन है? ऑप्शन नंबर ए है गौतम बुद्ध की। ऑप्शन नंबर बी है ऋषभदेव। ऑप्शन नंबर सी है महावीर जैन। ऑप्शन नंबर डी है गुरु गोविंद सिंह। तो सभी साथी बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। यानी विनय और सूत्र पिटक इनमें से किसकी शिक्षाओं का संकलन है? वो है गौतम बुद्ध, यानी महात्मा गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन है। विनय और सूत्र पिटक गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन है। त्रिपिटक बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है। त्रिपिटक है वो क्या है? बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है। इसके 3 भाग हैं। कितने भाग हैं इसके? इसके 3 भाग हैं। एक है सूत्र पिटक,
शुद्ध पिटक में क्या है, इसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का उल्लेख वर्णित है। क्या है इसमें, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का उल्लेख है, उसमें वर्णित है। उसके बाद है विनय पिटक। विनय पिटक में क्या है, इसमें बौद्ध मठों में रहने वाले भिक्षुओं या भिक्षुणियों हेतु अनुशासन संबंधित नियम वर्णित हैं। क्या है इसमें, जो बौद्ध धर्म से भिक्षु या भिक्षुणियां रहती थी उनके इसमें अनुशासन नियम से संबंधित है। उसके बाद है अभिधम्म पिटक। क्या है, अभिधम्म पिटक, इसमें क्या है, इसमें बौद्ध मतों की दार्शनिक व्याख्या, महात्मा बुद्ध के उपदेश तथा सिद्धांतों से संबंधित नियम वर्णित हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट है जलीय चक्र से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए है सेल, ऑप्शन नंबर बी है मृदा, ऑप्शन नंबर सी है वायु, ऑप्शन नंबर डी है जल। तो सभी साथी बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। यानी जलीय चक्र से क्या संबंधित है, वो है ऑप्शन नंबर डी यानी जल। क्या हो जाएगा, जल। जलीय चक्र की 3 प्रमुख प्रक्रियाएं हैं। नंबर 1 है वाष्पीकरण, नंबर 2 है संघनन, नंबर 3 है वर्षा। उसके बाद है अब 6 बराबर है वाष्पीकरण प्लस अपवाह। यह संबंध जलीय चक्र का प्रतिनिधित्व करता है। क्या करता है यह संबंध जलीय चक्र का प्रतिनिधित्व करता है। जल चक्र के अंतर्गत अवक्षेपण की अवस्था में संघनित जल भारी होकर वर्षा ओलों या बर्फ के रूप में पृथ्वी पर बरसता है। किसके रूप में, ओलों या बर्फ के रूप में पृथ्वी पर बरसता है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस ऋतु में पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तरी राज्य में वर्षा होती है। ऑप्शन नंबर ए है वसंत ऋतु, ऑप्शन नंबर बी है मानसून ऋतु, ऑप्शन नंबर सी है ग्रीष्म ऋतु, ऑप्शन नंबर डी है शरद ऋतु। तो सभी साथी बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। नहीं, निम्नलिखित में से किस ऋतु में पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तरी राज्यों में वर्षा होती है, वो होती है ऑप्शन नंबर डी यानी कि शरद ऋतु के कारण। किसके, शरद ऋतु के कारण। पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागर से उत्पन्न होकर भारत में आते हैं। किस में आते हैं, भारत में आते हैं। यह शीत ऋतु के दौरान हरियाणा, पंजाब, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड जैसे राज्यों में वर्षा का कारण बनता है। क्या बनता है, राज्यों में वर्षा का कारण या रीजन बनता है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट है समताप मंडल निम्नलिखित में से किस वायुमंडलीय परत के बीच है। सभी साथी बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है क्षोभ सीमा और समताप सीमा, ऑप्शन नंबर बी है समताप सीमा और मध्य सीमा, ऑप्शन नंबर सी है मध्य मंडल और बाह्य वायुमंडल, ऑप्शन नंबर डी है मध्य सीमा और बहिर्मंडल। तो सभी साथी बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगी। समताप मंडल निम्नलिखित में से किस वायुमंडलीय परत के बीच स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा, क्षोभ सीमा और समताप सीमा के मध्य। किसके, क्षोभ सीमा और समताप सीमा के मध्य। समताप मंडल क्षोभ मंडल और मध्य मंडल के बीच परत है, यानी कि समताप मंडल क्षोभ मंडल, जो समताप मंडल है वो किस किस के मध्य है, क्षोभ मंडल और मध्य मंडल के बीच की परत है। समताप मंडल का तापमान समान रहता है, यानी कि जो समताप मंडल है उसका तापमान टेम्परेचर है वो इक्वल है, समान रहता है। समताप मंडल की निचली सीमा वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श मानी जाती है। क्या मानी जाती है, समताप मंडल की निचली सीमा वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श मानी जाती है। ओजोन परत 15 से 35 किलोमीटर तक विस्तृत है, यानी कि जो ओजोन परत है वो 15 से 35 किलोमीटर तक विस्तृत है, फैली हुई है। ओजोन मंडल में ओजोन गैस की परत पाई जाती है जो सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों, यानी कि जो सूर्य से आने वाली जो
खतरनाक जो मतलब परावैंगनी किरणें होती हैं उन्हें पृथ्वी पर आने से रोकती है। इनकी जो परावैंगनी किरणें हैं उनके कारण कैंसर होने की संभावना रहती है। जो हमारी जो ओजोन परत है उसकी सुरक्षा करना हमारा काम है। पर्यावरण को सुरक्षित हम जब रखेंगे तो हमारी ओजोन परत भी सुरक्षित रहेगी। जो सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है, इसे पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहते हैं। जो ओजोन परत है उसे क्या कहा जाता है, तो इसका पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जाता है, जो कि सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों को रोक लेती है या अवशोषित कर लेती है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट है जब कैबिनेट मिशन ने भारत का दौरा किया था तब व्यापार मंडल के अध्यक्ष कौन थे? तो सभी साथी बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है AB अलेक्जेंडर, ऑप्शन नंबर बी है पैथिक लॉरेंस, ऑप्शन नंबर सी है वेवेल, ऑप्शन नंबर डी है स्टेफोर्ड क्रिप्स। यानी कि जब कैबिनेट मिशन ने भारत का दौरा किया था तब व्यापार मंडल के अध्यक्ष थे, वो थे स्टेफोर्ड क्रिप्स। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाए। क्या हो जाएगा? जब कैबिनेट मिशन ने भारत का दौरा किया था उस टाइम पे व्यापार मंडल के अध्यक्ष थे, वो थे स्टेफोर्ड क्रिप्स। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट है भारतीय संविधान सभा के सदस्यों ने किस वर्ष देश के संविधान का मसौदा तैयार करने हेतु पहली बार बैठक की थी? ऑप्शन नंबर ए है सन 1946 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी है सन 1947 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी है सन 1948 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी है सन 1949 ईस्वी में। तो सभी साथी बताएंगे मतलब भारतीय संविधान सभा के सदस्यों ने किस वर्ष देश के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए या हेतु पहली बार बैठक की थी, वो कब की थी? सन 1946 ईस्वी में। कब? सन 1946 ईस्वी में। ए ऑप्शन जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर सन 1946 को नई दिल्ली स्थित संविधान हॉल में हुई थी, जिसे अब संसद भवन के सेंट्रल हॉल या केंद्रीय कक्ष के नाम से जाना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट है भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा की शक्ति या पावर किस देश से ली गई है? ऑप्शन नंबर ए है जापान, ऑप्शन नंबर बी है संयुक्त राज्य अमेरिका USA, ऑप्शन नंबर सी है यूनाइटेड किंगडम UK या ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर डी है फ्रांस। तो सभी साथी बताएंगे भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा की शक्ति किस देश से ली गई है? तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी संयुक्त राज्य अमेरिका से। कहां से? USA से। यहां पर प्रमुख देश दे रखे हैं और इनसे ली गई यानी कौन सी विशेषता यहां पर कहां से ली गई, यानी हमने भारत के संविधान में कौन सी विशेषता कहां से ली है ये यहां पर दे रखे हैं। जापान से लिया हमने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया हमने मौलिक अधिकारों की अवधारणा ली है, उसके बाद प्रस्तावना का विचार लिया है संयुक्त राज्य अमेरिका से, उसके बाद न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत लिया है, उसके बाद राष्ट्रपति पर महाअभियोग ये भी कहां से लिया है हमने? अमेरिका यानी संयुक्त राज्य अमेरिका से USA से लिया है। उसके बाद उपराष्ट्रपति का पद भी हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया है। उसके बाद है न्यायपालिका की स्वतंत्रता। उसके बाद देखेंगे फ्रांस से हमने क्या क्या लिया है। फ्रांस से हमने लिया है गणतंत्रात्मक व्यवस्था एवं प्रस्तावना में स्वतंत्रता। उसके बाद है समानता और बंधुत्व का मतलब जो हमने वो लिया है वो भी हमने फ्रांस से लिया है। उसके बाद है जर्मनी का वाइमर संविधान से हमने क्या लिया है? इससे लिया है मौलिक अधिकारों के निलंबन से संबंधित आपातकालीन प्रावधान। उसके बाद हमने आयरलैंड से क्या लिया है? तो आयरलैंड से हमने राज्य के नीति निदेशक है DPSP। क्या? DPSP राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत। उसके बाद राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति और उसके बाद है राज्यसभा हेतु सदस्यों का नामांकन। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी योजनाओं या कार्यक्रमों का उद्देश्य मुख्य रूप से भारत में समावेशी विकास लाना है? तो सभी साथी बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर ए है स्वाभिमान, ऑप्शन नंबर बी है स्वाभिमान और मनरेगा दोनों, ऑप्शन नंबर सी है मनरेगा, ऑप्शन नंबर डी है सूचना का अधिकार या आरटीआई। तो निम्नलिखित में से कौन सी योजनाओं या कार्यक्रमों का उद्देश्य मुख्य रूप से भारत में समावेशी विकास लाना, वो किसका कार्य है? वो है ऑप्शन नंबर सी यानी मनरेगा। किसका? मनरेगा। मनरेगा 100 दिनों का मजदूरी रोजगार पैदा करके आजीविका की गारंटी प्रदान करता है। मनरेगा है वो 100 दिनों का रोजगार प्रदान करता है। यह काम करने के अधिकार के सिद्धांत पर आधारित है और समावेशिता को बढ़ावा देता है। किसको बढ़ावा देता है? समावेशिता को बढ़ावा देता है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की शुरुआत नरेगा 2 फरवरी 2006 को की गई। कब की गई? 2 फरवरी 2006 को की गई। 2 अक्टूबर सन 2009 को, यानी 2 अक्टूबर 2009 से नरेगा का नाम परिवर्तित करके मनरेगा कर दिया गया है। इसका पहले नाम क्या था? वो था नरेगा था। इसके बाद इसका नाम मनरेगा हमने कर दिया था। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे उत्पादों पर लेख लागत के संबंध में एमआरपी का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए है न्यूनतम खुदरा मूल्य, ऑप्शन नंबर बी है अधिकतम खुदरा मूल्य, ऑप्शन नंबर सी है न्यूनतम रेंज मूल्य, ऑप्शन नंबर डी है अधिकतम रेंज मूल्य। तो सभी साथी बताएंगे एमआरपी का पूर्ण रूप या पूरा नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी यानी कि अधिकतम खुदरा मूल्य। क्या हो जाएगा? अधिकतम खुदरा मूल्य। अधिकतम खुदरा मूल्य यानी कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस। एमआरपी किसी सामान की वह कीमत होती है जिससे अधिक पैसे पर उसे बेचा नहीं जा सकता। यानी कि जो एमआरपी होती है उससे किसी भी चीज को उससे अधिक प्राइस पर नहीं बेचा जा सकता। कोई भी खुदरा दुकानदार किसी ग्राहक से सामान के बदले ज्यादा से ज्यादा एमआरपी के बराबर कीमत ले सकता है। किसके बराबर ले सकता है कीमत? तो ज्यादा से ज्यादा ले सकता है, तो एमआरपी के बराबर ही हमसे प्राइस कोई ले सकता है। किसी भी चीज का प्राइस जैसे कि 49 रुपीज है तो इसका मतलब 49 से कम तो हो जाएगा, लेकिन उससे ज्यादा कोई दुकानदार हमसे नहीं लेगा। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट है कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही, यानी कि इनमें से कौन सा कथन है जो सेल या कोशिका के बारे में सही है? ऑप्शन नंबर ए है कोशिका का पावर हाउस प्लास्टिड है या प्लास्टिड होता है, तो ये गलत है। ऑप्शन नंबर बी है जीवाणु कोशिका में सेल्यूलोज होता है, ये भी गलत है। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी है कोशिका झिल्ली कठोर और सख्त होती है, ये भी ऑप्शन सही नहीं है। उसके बाद ऑप्शन नंबर डी है कोशिका जीवन की क्रियात्मक इकाई है। क्या है? ये जो कोशिका होती है यानी सेल जो होती है वो हमारे जीवन की क्रियात्मक इकाई होती है। क्या होती है? जीवों के जीवन की क्रियात्मक इकाई होती है, यानी कि डी ऑप्शन जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाए। क्या हो जाएगा? कोशिका जो होती है वो क्रियात्मक इकाई जीवन की। कोशिका जीवित जीवों की आधारभूत संरचनात्मक तथा प्रक्रियात्मक या क्रियात्मक इकाई है। कोशिकाओं को 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 प्रोकैरियोटिक कोशिका, नंबर 2 यूकैरियोटिक कोशिका। यहां पर प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में दे रखा है, ये प्रारंभिक कोशिकाएं होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं वो क्या होती हैं? प्रारंभिक कोशिकाएं होती हैं। इनमें अविकसित केंद्रक होता है, इनमें जो केंद्रक होता है इनका वो पूरी तरह से विकसित नहीं होता है। इसके बाद है इनमें केंद्र झिल्ली तथा केंद्र का अनुपस्थित होता है। उसके बाद है इनके डीएनए में हिस्टोन नहीं होता है। इनकी डीएनए में क्या नहीं होता है? तो हिस्टोन नहीं होता है। इनमें राइबोसोम जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? वो 70 प्रकार के होते हैं, होता है। इनकी कोशिकाएं सामान्यतः छोटी होती हैं। जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनकी कोशिका कैसी होती है? सामान्यतः छोटी होती हैं। इनमें कोशिका विभाजन विखंडन अथवा मुकुलन द्वारा होता है, यानी कि जो कोशिका विभाजन होता है खंडन तथा मुकुलन द्वारा होता है। उसके बाद देखेंगे यूकैरियोटिक कोशिका।
ये विकसित कोशिकाएं होती हैं, यानी यूकेरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, वो कैसी होती हैं? विकसित सेल या कोशिकाएं होती हैं। इनमें केंद्रक झिल्ली तथा केंद्रिका उपस्थित होती है। इनमें केंद्रक डीएनए हिस्टोन से जुड़ा होता है। किससे डीएनए जुड़ा होता है? वो हिस्टोन प्रोटीन पर लिपटा हुआ होता है। इसके बाद है, इनमें राइबोसोम 80S प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 80S प्रकार का होता है। इनमें समसूत्री और अर्धसूत्री कोश का विभाजन होता है। उसके बाद सभी साथी बताएंगे एक क्वेश्चन कि कोशिका का पावर हाउस ऑफ सेल, यानी कि कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहा जाता है? हमसे पूछ लिया है तो सही साथी बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। यानी कि कोशिका का ऊर्जा घर क्या होता है? वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट है पौधों में मिट्टी से जल तथा पोषक तत्वों के परिवहन के लिए पाइप की तरह नलिकाएं हैं। ऑप्शन नंबर ए है अधिचर्म, ऑप्शन नंबर बी है संवहनी ऊतक, ऑप्शन नंबर सी है विभज्योतकी ऊतक, ऑप्शन नंबर डी है कोलेन कायमा। तो सभी साथी बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। यानी पौधों में मिट्टी से जल तथा पोषक तत्वों के परिवहन के लिए पाइप की तरह नलिकाएं, वो है संवहनी ऊतक। क्या होती है? संवहनी ऊतक। संवहनी ऊतक पौधों में पानी और खनिज पदार्थों के परिवहन के लिए जिम्मेदार होती हैं। क्या होती हैं? पानी और खनिज के लिए जिम्मेदार होता है। संवहनी प्रणाली में प्रमुख ऊतक दो प्रकार के होते हैं, जाइलम और फिलोएम। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है जाइलम और दूसरा होता है फिलोएम। जाइलम का प्रमुख कार्य जड़ों द्वारा अवशोषित जल तथा खनिज लवणों को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाना। क्या होता है? खनिज लवणों को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाना होता है। उसके बाद फिलोएम का कार्य क्या है? तो फिलोएम का मुख्य कार्य पौधों के या पौधे के हरे भागों में निर्मित भोज्य पदार्थों को दूसरे भागों तक पहुंचाना या ट्रांसफर करना। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट है पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित प्रतिभा प्रहलाद निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की प्रसिद्ध नृत्यांगना है? ऑप्शन नंबर ए है ओडिसी, ऑप्शन नंबर बी है कुचिपुड़ी, ऑप्शन नंबर सी है भरतनाट्यम, ऑप्शन नंबर डी है कथकली। तो सभी साथी बताएंगे जो पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित प्रतिभा प्रहलाद है वो किस नृत्य की शैली से प्रसिद्ध नृत्यांगना है? वो है किससे? भरतनाट्यम से। किससे? भरतनाट्यम से। ये कहां का मतलब एक शास्त्रीय नृत्य है, तो कहां का? तमिलनाडु। प्रसिद्ध भरतनाट्यम नृत्यांगना प्रतिभा प्रहलाद एक नर्तक, लेखक एवं कोरियोग्राफर हैं। क्या है? कोरियोग्राफर हैं। भरतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य। क्या है ये? भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। कथक उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। उसके बाद ओडिसी ओडिशा तथा कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम से संबंधित अन्य कलाकार यामिनी कृष्णमूर्ति, मृणालिनी साराभाई, सोनल मानसिंह है। उसके बाद है वैजंती माला आदि। यानी कि जो कथक है वो कहां पर है? उत्तर भारत का एक शास्त्रीय नृत्य है। उसका ओडिसी तो आपको पता होगा, ओडिशा से, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट है भारती विट्ठल मुख्यतः एक पुरस्कार विजेता नृत्यांगना है। ऑप्शन नंबर ए है भरतनाट्यम से, ऑप्शन नंबर बी है कथकली से, ऑप्शन नंबर सी है कुचिपुड़ी से, ऑप्शन नंबर डी है मोहिनीअट्टम से। भारती विट्ठल मुख्यतः एक पुरस्कार विजेता नृत्यांगना है, वो किससे संबंधित है? वो है कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य से। किससे? ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और भारती विट्ठल भारतीय शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी से जुड़ी हैं। अन्य कुचिपुड़ी नृत्य है कलाकार कौन कौन है? राजा रेड्डी हैं, उसके बाद राधा रेड्डी हैं, अर्पणा सीतासन है, सतीसन है, शोभा नायडू हैं, उसके बाद कौन है? इंद्राणी रहमान आदि। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट है कावड़ी अट्टम भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रमुख लोक नृत्य है? ऑप्शन नंबर ए है तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी है सिक्किम, ऑप्शन नंबर सी है केरल,
ऑप्शन नंबर डी है कर्नाटक। यानी कि हमें जब भी अट्टम शब्द दिखाई दे जाए तो वो कहां से संबंधित होंगे नृत्य, वो होंगे तमिलनाडु से। कहां से? तमिलनाडु। इसकी भरतनाट्यम, मोहिनी अट्टम, कावड़ी अट्टम, अट्टम शब्द जब भी आ जाए तो हम कहां पर लगाएंगे? इसका करेक्ट आंसर तमिलनाडु पर। क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। यानी कि ये ऑप्शन जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तमिलनाडु के अन्य लोक नृत्य भरतनाट्यम, काराकट्टम, देवरा अट्टम, मईल अट्टम, पुलयाट्टम, केरल के प्रसिद्ध नृत्य मोहिनीअट्टम, कथकली। यानी जो मोहिनीअट्टम मैंने आपको अभी गलत बता दिया, नहीं, जो केरल का जो मोहिनीअट्टम है वो कहाँ का है? वो है केरल का। कथकली, ओट्टम, थुल्ल और थय्यम कहाँ के हैं? ये केरल के। उसके बाद है कर्नाटक के प्रसिद्ध नृत्य क्या है? यक्षगान, डोलू, डोलू क्विंथा, तोगालू, गोम्बेयाटा, उसके बाद है कमसाले, फिर है वीरगासे। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट है वैजंती काशी कौन सी भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली की उन्नायक है? ऑप्शन नंबर ए है कुचिपुड़ी, ऑप्शन नंबर बी है भरतनाट्यम, ऑप्शन नंबर सी है ओडिसी, ऑप्शन नंबर डी है मोहिनी अट्टम। तो सभी साथी बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, किससे संबंधित है? वो है कुचिपुड़ी से। किससे? कुचिपुड़ी। यहां पर शास्त्रीय नृत्य दे रखे हैं, उसके बाद इससे संबंधित कलाकार हैं। कौन से कलाकार कौन से नृत्य से संबंधित हैं? कुचिपुड़ी से संबंधित कलाकार कौन कौन से हैं? वैजंती काशी हैं, अर्पणा सतीशन है, उसके बाद कौशल्या रेड्डी हैं, उसके बाद है मोहिनीअट्टम से संबंधित वो हैं गोपिका वर्मा हैं और पल्लवी कृष्णन है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित भरतनाट्यम नृत्यांगना नर्तक हैं? ऑप्शन नंबर ए है सुनंदा नायर, ऑप्शन नंबर बी है एम शैलजा, ऑप्शन नंबर सी है कुमकुमधर, ऑप्शन नंबर डी है जयलक्ष्मी ईश्वर। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? जयलक्ष्मी ईश्वर संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित भरतनाट्यम नृत्यांगना है। यहां दे रखा है जयलक्ष्मी ईश्वर को भरतनाट्यम में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2021 में प्रदान किया गया। भरतनाट्यम के अंतर्गत सामान्यतः हिंदू पौराणिक कथाओं की कहानियों को दर्शाया जाता है और यह मुख्यतः महिला नर्तकियों के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? महिला नर्तकियों के द्वारा किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे, यानी कि इस क्लास का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राजभक्ति लोक नृत्य गंभीरा से संबंधित है? इसका आंसर जो आपको देना है वो कमेंट सेक्शन में देना है। इसका सभी साथी बताएंगे करेक्ट आंसर, वो कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो साथियों आज की क्लास आपको कैसी लगी ये भी कमेंट में जरूर बताना, और मतलब इसका आंसर भी जरूर कमेंट में बताना है। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद।